सीमा क्षेत्र के वेस्टर्न सेक्टर में गलवान घाटी सहित एलएसी के साथ हुए घटनाक्रम पर भारत की स्थिति से कराया अवगत। कहा, चीनी सैनिकों की कार्रवाई एकतरफा रूप से यथास्थिति को बदलने का प्रयास। रक्षा मंत्री ने दोनों पक्षों के नेताओं की आम सहमति से द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए भारत चीन सीमा क्षेत्रों पर शांति बनाए रखने और मतभेदों को विवाद में तब्दील होने से रोकने की दी सलाह। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश भर के 47 उत्कृष्ट शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किया सम्मानित। राष्ट्रपति ने कहा, नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की जरूरत। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मरांडी की कोर्ट में हुई पेशी। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने पूछताछ के बाद कल किया था गिरफ्तार। रिया, शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के घर पर की थी छापेमारी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 77% से ऊपर, मृत्यु दर घटकर हुई 1.73%। अब तक 31 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना को दी मात। वहीं दुनिया भर में कोविड-19 से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 2,67,00,000 के पार। और तमाम अटकलों को विराम लगाते हुए अर्जेंटीना और फुटबॉल जगत के जाने माने खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने कहा, आगामी सत्र में वो बार्सिलोना के साथ ही खेलेंगे। क्लब के साथ नहीं लड़ना चाहते कानूनी लड़ाई। नमस्कार, इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं ओम प्रकाश और खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से इतर चीन के स्टेट काउंसिलर और रक्षा मंत्री जनरल वे फेंगे से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मंत्रियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों के साथ साथ भारत चीन संबंधों के विकास के बारे में स्पष्ट और गहन चर्चा की। रक्षा मंत्री ने पिछले कुछ महीनों में भारत चीन सीमा क्षेत्र के वेस्टर्न सेक्टर में गलवान घाटी सहित एलएसी के साथ हुए घटनाक्रम पर स्पष्ट रूप से भारत की स्थिति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि चीनी सैनिकों की कार्रवाई, जिसमें बड़ी संख्या में सैनिकों को एकत्र करना, उनके आक्रामक व्यवहार और एकतरफा रूप से यथास्थिति को बदलने का प्रयास द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन था। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय सैनिकों ने हमेशा सीमा प्रबंधन के प्रति बहुत ही जिम्मेदार रुख अपनाया है, लेकिन साथ ही भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के हमारे संकल्प के बारे में भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों को नेताओं की आम सहमति से मार्गदर्शन लेना चाहिए। द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए भारत चीन सीमा क्षेत्रों पर शांति का रखरखाव आवश्यक है और दोनों पक्ष मतभेदों को विवाद नहीं बनने दें। रक्षा मंत्री ने सलाह दी कि ये महत्वपूर्ण था इसलिए कि चीनी पक्ष को भारत के साथ मिलकर द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल के अनुसार काम करना चाहिए और पैंगोंग झील सहित सभी तनाव वाले क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों में जल्द से जल्द समस्या को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। रक्षा मंत्री ने आगे ये कहा कि वर्तमान स्थिति को जिम्मेदारी से संभाला जाना चाहिए और किसी भी पक्ष को आगे की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे स्थिति जटिल हो या सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव बढ़े। रक्षा मंत्री ने संदेश दिया कि दोनों पक्षों को राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम सहित अन्य माध्यमों से अपनी चर्चा जारी रखनी चाहिए जिससे जल्द से जल्द एलएसी पर पूर्ण शांति बहाली सुनिश्चित हो सके। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी और ज्यादा विश्लेषण के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हर्षवर्धन पंत, रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ। हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले ये बताएं कि जिस तरह से भारत चीन के बीच में अलग अलग चैनलों के जरिए बातचीत चल रही है, मिलिट्री स्तर पे, इसके अलावा हम देख रहे हैं कूटनीतिक स्तर पे, विदेश मंत्री के स्तर पे भी बातचीत हुई है। अब जब
रक्षा मंत्री दोनों देशों के उनके बीच वार्ता हुई है, क्या आपको लगता है ये कितना बड़ा एक बदलाव है और कितनी इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्थिति बदलने में तेजी आएगी? देखिए, भारत और चीन पिछले कुछ महीनों से ये एक चुनौती भरे माहौल से गुजर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत ने इस बात को बार बार स्पष्ट किया कि जहां तक वार्ता का संबंध है, भारत वार्ता के लिए तैयार है और किसी भी लेवल की वार्ता के लिए तैयार है। आपने देखा अभी जो रक्षा मंत्री का दौरा हुआ, उसमें तो एक डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, लेकिन उसके अलावा हमने ये भी देखा, हमने सुना, विदेश मंत्री ने ये स्पष्ट किया कि डिप्लोमेसी ही इसका सलूशन, इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकती है। हमने फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने भी ये बात दोहराई। तो कहीं पर भारत अपनी तरफ से मैसेज दे रहा है चीन को कि भारत तैयार है हर किसी स्तर पर वार्ता करने के लिए, लेकिन भारत तैयार है अपनी संप्रभुता, अपनी इंटेग्रिटी, अपनी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को बचाने के लिए भी। तो वो मैसेज भारत चीन को देना चाह रहा है, और इस जो रक्षा मंत्री का इस विजिट रहा है और जो उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रही है, उसमें भी रक्षा मंत्री ने ये बात दोहरा दी है। और मुझे लगता है ये बात चीन तक पहुंच गई है, क्योंकि तभी ये जो मीटिंग का इनिशिएशन था वो भी चीन की तरफ से किया गया था। तो चीन ये जानता है कि भारत इस समय अपनी जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उसको बचाने के लिए पूरी तरह सक्षम है, तैयार है, और इसलिए उसके लिए भी वार्ता उतनी ही जरूरी है। जिस तरह से हम जानते हैं कि चीन की जो रणनीति अभी तक रही है कि बातचीत के चैनल्स भी खुले हुए हैं, बातचीत भी हो रहे हैं तमाम मसलों पे, और इसके बीच में उकसावे की कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन अब जब दोनों देशों के रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो स्पष्ट संदेश दिया है जमीनी स्तर पे, इसको क्या हम समझ सकते हैं कि कोई एक बड़ा बदलाव इससे आएगा अगर स्पष्ट संदेश भारत ने दिया है तो? देखिए, हम आशा कर सकते हैं, लेकिन चीन, जैसा आपने जिक्र किया, चीन की जो पॉलिसीज रही हैं और चीन जिस तरह से भारत के साथ ही नहीं दूसरे देशों के साथ भी बिहेव करता रहा है, वो बड़ा डिसेप्टिव वे में बिहेव करता है। वो कभी स्पष्ट ट्रांसपेरेंट तरीके से कोई चीज को रिवील नहीं करता। तो वो ये कहेगा कि हम वार्ता करते हैं और वार्ता के बीच में कुछ हो जाएगा। जैसे जब गलवान वैली में हुआ था, जून में जो एपिसोड हुआ था, वो तभी हुआ था जब वार्ता चल रही थी, नेगोशिएशन चल रहे थे भारत, और ऐसा लग रहा था कि डिसएंगेजमेंट होगा, लेकिन उस डिसएंगेजमेंट के बीच में चीन आ गया और उसने इंट्रूजन करने की कोशिश करी। तो कहीं पर भारत को हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और मुझे लगता है भारतीय सेना ने ये दिखा दिया है अभी जो पैंगोंग त्सो के चारों तरफ जो डोमिनेटिंग हाइट्स को कंट्रोल करके, कि भारत तैयार है उसको आगे बढ़ाने के लिए। और इसीलिए हो सकता है चीन ने थोड़ा जो नेगोशिएशंस के लिए एक नई रुचि दिखाई है, वो इसका परिणाम हो। जी बिल्कुल, आप बने रहें हर्ष साहब हमारे साथ। हमारे संवाददाता सुधीर यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, जिस तरह से रक्षा मंत्री की बातचीत हुई है, रक्षा मंत्री की जिस तरह से बातचीत हुई है और जिस तरह का संदेश रक्षा मंत्री ने दिया है, क्या आप कहेंगे ऐसी स्थिति में जब अलग अलग स्तरों से बातचीत चल रही है, और ये कितना महत्वपूर्ण है कि एससीओ के इतर जब बातचीत होती है वहां पे तमाम वहां पे जो एससीओ के सदस्य हैं, रक्षा मंत्री वो वहां पे मौजूद थे, तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है ये मुलाकात और उसके बाद जो संदेश भारत ने दिया है, किस तरह से जमीनी हालात को बदलने में उसकी एक भूमिका हो सकती है? बिल्कुल, देखिए ओपी, खास बात यह है कि जो रक्षा मंत्री की तरफ से संदेश दिया गया है वो पूरी तरह से क्लियर दिया गया है। साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो स्थिति है, अगर एलएसी की अगर हम बात करें, उसकी स्थिति की बात करें, तो उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में पूरी तरह से बात की गई है। और रक्षा मंत्री से साफ शब्दों में ये कहा गया है कि जो पीएलए की तरफ से जो प्रोवोकेटिव एक्शंस हैं वो बंद किए जाए। भारतीय सेना जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर वहाँ दिखा रही है। भारत जो है पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, और दोनों देश अगर चाहते हैं तो इस जो ये समस्या है, ये जो तनाव है, उसका समाधान किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि चूंकि अगर हम मिलिट्री लेवल की बात करें, डिप्लोमेटिक स्तर की बात करें, तो उसमें बातचीत पहले से चल रही है। लेकिन एक जो चीज़ भारत के सामने सबसे ज़्यादा परेशानी वाली ये आती है कि जब मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पे डिस्कशंस होता है तो चीज़ें बहुत स्मूथ होती हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर जब उनका क्रियान्वयन होता है तो वो बहुत धीमा होता है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। तो इस चीज़ को लेकर भी हालांकि भारतीय पक्ष लगातार चीन के सामने अपनी चीज़ें रखता रहा है, लेकिन अब
जब रक्षा मंत्री की तरफ से पूरी तरह से स्थिति साफ कर दी गई है। और एक ओपी हम जानते हैं कि डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ों को रखने का एक अलग तरीका होता है, लेकिन उसके पीछे एक संदेश भी साफ तौर पर होता है। तो भारत की तरफ से क्लियर जो मैसेज है वो चाइना को दिया गया है कि देखिए कि आप जो मिस एडवेंचर है वो बिल्कुल ना करें। भारतीय सेना जो है अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए पूरी तरह से तैयार है और अगर जरूरत पड़ती है तो कोई भी एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन भारत शांति चाहता है और इस समस्या का जो समाधान है वो शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सकता है। सुधीर, जिस तरह से दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हुई है, जो चीनी पक्ष की तरफ से क्या बातें हुई इस बैठक में, क्या कोई आश्वासन दिया गया, क्या आगे की कोई कार्रवाई की रूपरेखा सामने रखी गई? देखिए ओपी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, देखिए बातचीत के उस स्तर पर जब चीन से बात होती है तो जो बातचीत होती है बड़ा ही सकारात्मक, आप एक तरह से कह सकते हैं कि चीज़ें बहुत सही तरह से डिस्कशंस होती हैं। इवन कई मुद्दों पर सहमति भी होती है कि हाँ भाई, इससे पहले की अगर हम बात करें डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को लेकर दोनों देशों में बहुत सहमति बनी थी और ये भी हुआ था कि एक टाइमलाइन के जरिए दोनों देश जो अपनी अपनी जो सेना है उसको पीछे हटाएंगे। लेकिन जब जमीनी स्तर पर वो चीजें देखने को मिली तो चाइना की तरफ से उनमें बहुत ज्यादा देरी नजर आई। इवन कुछ जगहों पर जो स्थिति थी वो जस की तस बनी रही। तो ये बड़ा एक मुद्दा है। जब बातचीत के स्तर पर चीजें होती हैं तो बड़ा ही अच्छी दिखती हैं, बड़ा ही कॉर्डियल बिहेवियर दिखता है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो चीजें क्रियान्वित होती हैं वो बहुत अच्छी नहीं होती है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है और यही चीज जो है वो रक्षा मंत्री की तरफ से कन्वे की गई है कि जो प्रोवोकेटिव एक्शंस हैं एलएसी पर वो चाइनीज पीएलए की तरफ से किए जा रहे हैं। भारतीय सेना है जो वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जता रही है अपनी तरफ से पूरी तरीके से। बिल्कुल। हर्ष साहब, ये बताएं कि जिस तरह से रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि पूरी तरह डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन की प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए, अब जिस तरह से हम ये देख रहे हैं चीनी पक्ष की तरफ कि नए गोल पोस्ट बनाए जा रहे हैं, गोल पोस्ट बदला जा रहा है, मसलन जैसे हमने देखा पैंगोंग सो लेक के दक्षिणी तरफ जिस तरह की कार्रवाई की कोशिश हुई, तो आपको लगता है ऐसे में जब हम डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन की बात करते हैं, क्या इन लक्ष्यों को भी बदलने की कोशिश हो रही है कि अब बातचीत का स्तर कुछ और हो और कुछ नई मांगे सामने आ जाएं, पुरानी मांगों को जो है उस पर ज्यादा बात ना हो? क्या कोशिश इस बात की है? बहुत पुरानी रणनीति रही है और ये अभी जब हम पहले भी जब हम बॉर्डर जब स्टेबल था, हम बॉर्डर नेगोशिएशंस करते थे चीन के साथ, तो चीन हमेशा गोल पोस्ट बदल देता था टाइम एंड टाइम अगेन। अभी भी आप देखिए जिस तरह से जिसका आपने जिक्र किया कि बात हो रही थी नॉर्थ पैंगोंग सो की नदर्न साइड की, नदर्न बैंक की, वो दक्षिणी शोर पर आ गए, उन्होंने वहां पर घुसने की कोशिश करी, हमारे जवानों ने उनको वहां पर विफल किया, हमने डोमिनेटिंग हाइट्स ले ली, हमने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाया, उसकी वजह से वो प्रेशर में आ गए। तो मुझे लगता है कहीं पर जो हम उन पर मिलिट्री प्रेशर डाल पाए हैं उसका थोड़ा नतीजा हमको देखने को मिलेगा कि चीन थोड़ा तैयार होगा नेगोशिएशंस के लिए। लेकिन वो नेगोशिएशंस क्योंकि अब वो कहेगा कि हमको सिर्फ दक्षिणी छोर की बात करनी चाहिए, और मुझे लगता है ये उसका तरीका पुराना है और भारत को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि हम इसके झांसे में ना आ जाएं। और दूसरा जो रक्षा मंत्री की जो विजिट है उसका एक इम्पैक्ट जो चीन का स्टेटमेंट आया है वो तो बड़ा एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आप चाइनीज मीडिया को देखें तो उन्होंने फिर से वो एक बात को रिपीट कर रहे हैं कि ये भारत की गलती है और भारत इसको प्रोवोक कर रहा है, भारत की तरफ से टेरिटोरियल एग्रेशन हो रहा है। तो कहीं पर जो नैरेटिव चीन बना रहा है वो भारत के खिलाफ बना रहा है और भारत को इस बात में बारे में अपना नैरेटिव जो काउंटर नैरेटिव है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और जो रक्षा मंत्री ने बड़ी मजबूती के साथ एससीओ की मीटिंग में रखा है। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। सुधीर, एक आखिरी बात ये बताएं कि अब जिस तरह से बातचीत के चैनल्स खुले हुए हैं, क्या जो मिलिट्री लेवल टॉक्स हैं वहां से क्या अब संकेत मिल रहे हैं, किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी? अब इसके बाद क्या कुछ नई बातें हम कह सकते हैं इस वक्त? देखिए ओपी, कोई नई बात मुझे ज़्यादा संभावना नज़र नहीं आती, क्योंकि जो डिप्लोमेटिक और जो मिलिट्री लेवल्स पे बातचीत पहले से चल रही है और लगातार चल रही है। लेकिन जैसा कि जो हमारे विशेषज्ञ उन्होंने भी कहा कि जो चाइना है हमेशा चीज़ों को बदलता रहता है। हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो मिलिट्री लेवल पे टॉक होती है उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स उसके होते हैं
कई बार वो भी बदल जाते हैं। आप हमारी तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किसी से डिस्कशंस कर रहा है और एक क्या कहते हैं गैप के बाद, एक ब्रेक के बाद उनकी जगह डिस्कशंस करने के लिए उनका कोई दूसरा पर्सन आ जाता है, तो बहुत टैक्टिकली वो चीज़ों को हैंडल करते हैं इस चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें चूंकि भारत अब बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है, तो अब हम चीन को उसी की भाषा में भी जवाब दे रहे हैं कि हम प्रोएक्टिव एक्शन लेके पहले अपनी सीमा को सुरक्षित कर लेंगे। तो चीन की तरफ से जाहिर तौर पर बातचीत की जो चीज़ें वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं, लेकिन ऑन टेबल क्या डिस्कशंस होगा, चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि टेबल पे जो बातचीत के दौरान चीन का रवैया जो है बहुत अच्छा रहता है, चीज़ें बहुत अच्छी डिस्कस होती हैं, लेकिन वो ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज़ हैं उससे वो डिफर करती हैं। तो ये बड़ा एक मुद्दा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर्ष वी पंत साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इन तमाम विश्लेषण के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे और अब बुलेटिन में हम बात करेंगे शिक्षक दिवस की। और आज शिक्षक दिवस है, जो महान शिक्षाविद और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के मौके पर हर साल देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस बार भी देश भर के 47 उत्कृष्ट शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की वजह से राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। और पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देश में ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा मिला है। ऐसे में ये सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने के साधन ग्रामीण, आदिवासी और दूर दराज के क्षेत्रों में भी उपलब्ध हों। शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को अभिभावकों के साथ भागीदारी करनी होगी, ताकि वे बच्चों के साथ इस प्रक्रिया में सहयोगी बने और उन्हें रुचि के साथ सीखने के लिए प्रेरित भी करें। आप सबको अपने विकास के लिए शिक्षा में हो रहे बदलावों के बारे में जानना होगा और इसके लिए लगातार डिजिटल तकनीक का उपयोग करना होगा। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने के साधन ग्रामीण, आदिवासी और दूर दराज के क्षेत्रों में भी हर वर्ग के हमारे बेटे बेटियों को प्राप्त हो सके। और साथ ही राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलावों के केंद्र में अवश्य शिक्षक ही होने चाहिए। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस नीति के अनुसार हर स्तर पर शिक्षण के पेशे में सबसे होनहार लोगों का चयन करने के प्रयास करने होंगे। साथ ही शिक्षकों की स्वायत्तता व उनके सम्मानपूर्वक स्थान को सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रखने होंगे। और समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा हमारी पहचान रही है। बड़े से बड़े पद पर सुशोभित व्यक्ति भी अपने गुरु के चरण वंदना करता है। उन्होंने कहा कि सफल शिष्य के पीछे एक गुरु खड़ा होता है। मैं इस अवसर पर, जबकि इस देश के महान दार्शनिक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, मैं पूरे देशवासियों को और शिक्षक समूह को मैं बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। गुरु शिष्य परंपरा हमारी पहचान रही है। बड़े से बड़े पद पर सुशोभित व्यक्ति भी अपने गुरु के चरणों में वंदन करता है। निश्चित अच्छे जीवन के लिए अच्छे शिक्षक का होना जरूरी है और हर गुरु का इतिहास एक शिष्य से जुड़ा है और हर सफल शिष्य के पीछे अवश्य एक गुरु खड़ा है। और आइए देखते हैं कुछ चुनिंदा शिक्षकों की कहानियां, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए।
जम्मू कश्मीर जिला श्रीनगर के गुलाब बाग में स्थित BMS काशीपुर तैल स्कूल की अध्यापिका रूही सुल्ताना ने अपने रचनात्मक और अभिनव सोच से चुनौतीपूर्ण समय में भी स्कूली शिक्षा को बाधित नहीं होने दिया। रूही सुल्ताना के चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शिक्षण जारी रखने के जज्बे को सलाम करते हुए भारत सरकार उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है। अभिवंचित वर्ग की लगभग 1000 बालिकाओं एवं 100 मूक बधिर बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़कर श्री अखिलेश्वर पाठक जी ने एक नई मिसाल कायम की है। लड़कियों के लिए एक संलग्न KGBV छात्रावास तैयार कर इन्होंने अपने समर्पित रूप का उदाहरण दिया। लड़कियों को एक बेहतर शिक्षित जीवन देने का प्रयास किया है। शिक्षा मंत्रालय ने इनके इन प्रयासों को सराहा और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। लेह लद्दाख के खारू में स्थित मिडिल स्कूल तकनक शक्ति के अध्यापक श्री सोनम ग्याल्त्सन ने बतौर मुख्य शिक्षक अपने स्कूल के बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक मानकों को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की है। समुदाय से स्कूल के सुधार के लिए वित्तीय और अन्य संसाधन जुटाने की बात हो या जनप्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन की मदद से श्री सोनम ग्याल्त्सन को उनकी कोशिशों और सफलताओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये है उत्तर प्रदेश राज्य के जिला मैनपुरी में सुल्तानगंज का एक स्कूल और ये है इसी स्कूल के हेड टीचर मोहम्मद इशरत अली। इन्होंने शिक्षा के पारंपरिक तौर तरीके से हटकर कई नए तरीके अपनाए हैं। इस इनोवेटिव वे से विद्यालय में बच्चों की संख्या 100 से बढ़कर 251 हो गई है। कृतज्ञ राष्ट्र जिन्हें आज कर रहा है सलाम। मोहम्मद इशरत अली को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के जिला बाड़मेर में स्थित राजकीय शिक्षा कर्मी प्राथमिक विद्यालय सरूपोणी मालियों का वास की प्रबंधक अध्यापिका श्रीमती गीता कुमारी ने अपनी कड़ी मेहनत और गहरी प्रतिबद्धता से जिला में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करवाई है। श्रीमती गीता कुमारी को शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा कि नई शिक्षा नीति एक क्रांतिकारी और भविष्यवादी नीति है जो 34 वर्षों के बाद आई है। पुणे के पार्ले तिलक विद्यालय में शिक्षक दिवस समारोह में नई शिक्षा नीति के विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसका लक्ष्य शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 50% करना है। उन्होंने साथ ही कहा कि नई शिक्षा नीति में अनुसंधान और नवोन्मेष पर विशेष जोर रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा। कि एक शिक्षा नीति आई है, 34 साल के बाद आई है, लेकिन देश की 21वीं सदी के जरूरतों को पूरा करने का ख्याल रखने वाली है। इसमें छात्रों को सक्षम बनाने का मुद्दा है। इसमें तीसरे वर्ष से ही उसको शिक्षा में जाने की बात है। छात्र पढ़ाई के लिए मानसिक रूप से सही तरीके से तैयार होगा, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण तैयार हो और शोध और अनुसंधान को ज्यादा बढ़ावा मिले। इसमें अनेक नई कल्पनाएं हैं। इससे नई पीढ़ी सक्षम तैयार होगी और उच्च शिक्षा में भी इसका विस्तार होगा, एम्पावरमेंट होगा। और शिक्षक दिवस के मौके पर मशहूर गायिका आशा भोंसले ने मनुष्य के जीवन में गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आज ज्ञान और बुद्धिमत्ता के रचनाकारों को स्वीकार करती हूं जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन देते हैं। शिक्षक हमारे जीवन में चरित्र, दृष्टिकोण और स्वभाव की नींव रखते हैं और हमें हमेशा उनका आभारी होना चाहिए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक द्रव्य के मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को आज स्थानीय अदालत में समक्ष पेश किया गया। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो यानी एनसीबी ने कल शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया था। इससे पहले शुक्रवार तड़के उनके घर पर 4 घंटे तक छापेमारी की गई। चक्रवर्ती और मिरांडा को
NDPS अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। राजपूत की मौत के मामले की जांच में जुटी CBI और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज प्राथमिकियों में भी शौविक चक्रवर्ती और मिरांडा का नाम बतौर आरोपी दर्ज है। गौरतलब है कि राजपूत 14 जून को बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे और CBI की टीम आज अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा स्थित घर पहुंची। मामले की जांच में जुटी CBI कुछ सुराग खंगालने की कोशिश कर रही है। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ योगेश शीतल हैं। योगेश, आज जब अदालत में सुनवाई हुई तो क्या कुछ बातें वहां से निकल कर आ पाई हैं? देखिए, जो एनसीबी है उनकी तरफ से जो है 7 से 8 दिन का रिमांड जो है वो मांगा जा रहा है। जो एनसीबी है उसका जो कोर्ट में जो एनसीबी की तरफ से कहना है कि जो प्रोक्योरमेंट था पूरा ड्रग्स का वो शोभिक करते थे। अब किसके लिए करते थे ये विस्तार से जो है बाद में बताया जाएगा, लेकिन जो पूरी कस्टडी की जो मेन ग्राउंड है, जिस आधार पे कस्टडी मांग रही है एनसीबी, वो यही है कि जो प्रोक्योरमेंट है वो बेसिकली शोभिक करते थे। बासित से ये जो है प्रोक्योरमेंट किया जाता था और बाकी के अन्य जो 2 एक्यूज्ड हैं उनको भी वहां पे शामिल किया गया है। कुल मिलाकर पूरा का पूरा लूप था और इस आधार पे जो है ये भी कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती से जो है अब नेक्स्ट समन जो है रिया चक्रवर्ती को एनसीबी करने वाली है। आज संभवतः ये समन जो है वो किया जा सकता है, हालांकि एनसीबी अभी आधिकारिक तौर पर इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एनसीबी की तरफ से एक प्रेस वार्ता जो है वो की जा सकती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो किया जा सकता है। हालांकि क्योंकि योगेश, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो NDPS की कई धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं, क्या इसके तहत ये समझा जाए कि ड्रग उनको अवैध तरीके से जमा करना, नशीले पदार्थों को रखना, इस संदर्भ में मामला अभी तक दर्ज है? और अगर दर्ज है, इसको कैसे आगे जोड़ा जाएगा सुशांत के मामले के साथ, या अभी ही उसको जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए, अभी ये जांच बहुत शुरुआती स्टेज में है, इसीलिए अभी आगे क्या होगा ये कहना मुझे लगता है काफी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अगर आप पूरे NDPS एक्ट को देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरी इसमें बनी हुई है। स्मॉल क्वांटिटी है या कमर्शियल क्वांटिटी है, फिर स्मॉल क्वांटिटी में किस तरह की है, ड्रग्स की पूरी कैटेगरी है। तो काफी डिटेल में ये काफी एक हम कह सकते हैं काफी टेक्निकल ग्राउंड्स इसमें रहते हैं। उस आधार पर पूरा का पूरा केस तैयार किया गया है। अभी इनिशियली देखिए, सबसे पहले जो है हमने देखा था, सबसे पहले पहली गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद फिर गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ती गई। अब पहली बार जो है जो की एक्यूज जो है, हम कह सकते हैं को एक्यूज्ड, फिलहाल जो शौविक चक्रवर्ती हैं वो इन मामले में को एक्यूज्ड हैं, अभी उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो मुझे लगता है पूरा का पूरा केस का ढांचा क्या होगा वो अभी देखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक की एक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं किया गया है। जो रिया चक्रवर्ती है उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है और अभी तक उनको समन भी इनफैक्ट जो है जिस तरीके से कल हमने देखा था कि सिमोल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती को समन भी नहीं किया गया था। तो जब तक योगेश, हमारे पास वक्त की कमी है, हम आगे वाले बुलेटिन्स में आपसे ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।